हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोटीन टॉपिक को। तो प्रोटीन टॉपिक का आज है नेक्स्ट वीडियो। तो प्रोटीन में हम लोगों ने पढ़ा था एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड के बारे में हमने इसका वर्गीकरण किया था वगैरह। एमिनो एसिड होते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल से देखा था, इनकी संरचना वगैरह। अब इसके अलावा जो बाकी बचा है उसको आज कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं एमिनो एसिड। कल मैंने आपको एमिनो एसिड के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जो बाकी बचा है उसको आज कंप्लीट करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, उनके गुण के बारे में। ठीक है, तो एमिनो अम्ल के गुण हम देखेंगे, एक इनके सामान्य गुण और दूसरे इसके उभयधर्मी गुण देखेंगे। समझिए, उभयधर्मी गुण होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा आपको। बाकी यहाँ पर इसके सामान्य गुण होते हैं, इसको पढ़ लीजिए। दोस्तों अगर एमिनो एसिड की बात करते हैं तो एमिनो एसिड होते हैं वो रंगहीन होते हैं, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। साथ में अवाष्पशील क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसा होते हैं? अवाष्पशील क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जल में विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। जल में विलय होंगे, कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। इनका गलनांक होता है वो उच्च होता है। इसके साथ में दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि एमिनो एसिड होते हैं, इसके अंदर दो समूह होते हैं। ये होता है एमिनो समूह, NH2 समूह, एमिनो समूह, और दूसरा होता है कार्बोक्सिल समूह यानी कि COOH समूह। इन दोनों समूह उपस्थित होने के कारण से ये लवण के समान व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आपका COOH समूह होता है, जो कार्बोक्सिल समूह होता है, वो दर्शाता है दोस्तों अम्लीय गुण को, और NH2 होता है ये दर्शाता है क्षारीय गुण को। लेकिन दोनों बैलेंस करते हैं, जो कि एक लवण के समान है। ठीक है, उदासीन होता है हालांकि एमिनो अम्ल, जिसमें दोनों के गुण होते हैं। दोनों समूह होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति होती है, जिससे वो उदासीन टाइप के हो जाएंगे, अर्थात एक लवण के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी होते हैं समूह। हालांकि ग्लाइसिन के अतिरिक्त प्रकृति में उपलब्ध सभी एमिनो अम्ल ध्रुवण गुणक, समझना बात को ध्यान से, ग्लाइसिन को छोड़ करके जितने भी प्रकृति में उपलब्ध एमिनो एसिड हैं वो ध्रुवण गुणक यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव प्रदर्शित करते हैं या होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपको पता होगा, है ना, जिसमें D और L ध्रुव होते हैं, है ना, आपको यहाँ पर लिखा भी है D और L ध्रुव होते हैं, दक्षिण ध्रुवण गुणक, वाम ध्रुवण गुणक वगैरह। तो ये भी कैसा होते हैं? ध्रुवण गुणक होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें अल्फा कार्बन परमाणु असम्मित होता है। जिनमें क्या होता है? अल्फा कार्बन परमाणु होता है वो कैसा होता है? असम्मित होता है, इस कारण से होता है। ओके, ध्रुवण गुणक होते हैं। अब हम समझते हैं उभयधर्मी गुण के बारे में। दोस्तों उभयधर्मी गुण होता है वो क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि जो एमिनो एसिड होते हैं, इन एमिनो एसिड के अंदर दो समूह हैं। एक है आपका अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाला समूह, कौन है अम्लीय के लिए? COOH कार्बोक्सिल समूह। और क्षारीय गुण के लिए कौन है आपका? NH2। तो दो समूह उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से ये उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करते हैं, लवणों के समान व्यवहार करते हैं। डन। अब समझते हैं कि दोस्तों यदि हम लोग इसकी एमिनो एसिड की संरचना को देखा जाए तो फिर क्या होता है, समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सामान्य एमिनो एसिड का, RCH, C डबल बॉन्ड O और H, इससे जुड़ा होगा NH2। ठीक है, तो ये है अपना एक सामान्य कोई भी एमिनो अम्ल। R का मतलब कार्बन श्रृंखला, NH2 किसको प्रदर्शित करते हैं? क्षारीय गुण को। बाकी COOH ये वाला जो होता है वो अम्लीय को प्रदर्शित करता है। ये आपका कोई भी एक सामान्य एमिनो अम्ल है, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। अल्फा एमिनो अम्ल क्यों लिखेंगे आपको मैं समझाता हूँ। इसका नाम अल्फा एमिनो अम्ल क्यों है? क्योंकि देखिए आपका NH2 समूह जिस कार्बन पर जुड़ा है उस कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन, उसके पास वाले कार्बन को कहेंगे बीटा कार्बन। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, समझना ध्यान से बात को। अब इसमें जो आपका कार्बोक्सिल समूह होता है COOH, ये क्या करता है? ये प्रोटॉन देने का काम करता है। और जो आपका NH2 समूह होता है वो क्या काम करता है? ये प्रोटॉन को ग्रहण करने का काम करता है।
और इस प्रकार से ये जो आपका एमिनो अम्ल होता है ये क्या बनाता है, एक नए आयन का निर्माण करता है। कैसा होता है समझते हैं। देखिए इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, बाकी इसने 2 बंध बना रखे, 3 बंध बना रखे, सॉरी 2 तो हाइड्रोजन के और 1 कार्बन के साथ में। H होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे करके खुद H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, खुद वो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चिन्ह। ठीक है, हालांकि मैं लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव आता है, जो निकलता है या इलेक्ट्रॉन दे करके बाहर निकलता है उस पर प्लस चिन्ह आता है। तो जो आपका H+ है इसको बोला जाता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसने दिया, COOH ने दिया। तो कार्बोक्सिल समूह जो होता है जो कि अम्लीय, वो क्या करता है, प्रोटॉन प्रदान करता है। अब H के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, बंध बनाने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन धनी के पास में जाएगा। और आपका पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धनवान कौन है, नाइट्रोजन, उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब आपका H होता है ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन पर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन पर जाके जुड़ेगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको प्रदान कर देगा। जैसे प्रदान करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस, बाकी आपका जो H+ था वो बैलेंस हो जाएगा और इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा और यहाँ से 2 आयन का निर्माण होता है। आपको पता है क्या हुआ, देखिए RCH COO RCH COO। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया प्रोटॉन के रूप में। इसके ऊपर अब बचा है नेगेटिव चिन्ह, इसके ऊपर क्या बचा है, अब नेगेटिव चिन्ह। ठीक है, वापस से NH2 होता है, इसने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए, तो NH2 होता है उसने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे करके उसके साथ में बंध बना रखा है, मतलब NH3 बन जाएगा। अब सिंपल मैं लिख रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन तो थे, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आता है, चिन्ह प्लस चिन्ह आता है। और इस प्रकार से हमारे पास में एक आयन का निर्माण होता है और इसको बोला जाता है दोस्तों ज्विटर आयन। क्या बोला जाता है इसको, ज्विटर आयन। तो इसको बोला जाता है ज्विटर आयन। समझ में आया। तो अल्फा एमिनो अम्ल होता है जिसमें कार्बोक्सिल समूह प्रोटॉन प्रदान करता है और जो आपका NH2 समूह होता है वो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। इस प्रकार से ये आगे जा कर के एक ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं। जब ये ज्विटर आयन होता है इसकी अभिक्रिया हम अम्ल और क्षार से करवाते हैं तो फिर दोस्तों क्या बनाता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ चुका है कि उभयधर्मी गुण किस कारण से दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पर COOH अम्लीय गुण दर्शाता है और NH2 क्षारीय गुण दर्शाता है, जिसके कारण से ये लवणों के समान व्यवहार करते हैं या उभयधर्मी गुण दर्शाते हैं या उदासीन होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर समझिए, हालांकि ये ज्विटर आयन बनाते हैं लेकिन एक माइनस का है एक प्लस का है, बैलेंस है, उदासीन है। ठीक है, आ रही बात समझे। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं जो ज्विटर आयन बना है, इस ज्विटर आयन की अभिक्रिया यदि हम अम्ल और क्षार से करवाते हैं तो किस प्रकार से उत्पाद देते हैं उसको समझते हैं। देखिए ध्यान से क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया ज्विटर आयन कैसे बनता है वो। दोस्तों ज्विटर आयन क्या था, तो ज्विटर आयन था अपना RCH COO- और नीचे हो जाएगा NH3 और NH3 के ऊपर प्लस। ठीक है, हालांकि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस होता है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है दोस्तों कि यदि इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं अम्ल से या फिर हम लोग क्षार से करवाते हैं तो क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, अम्ल के लिए मैं लेता हूँ H3O+। अब H3O+ कैसे बनता है वो आप लोग समझिए। इसमें क्या होता है, H2O + H+। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर
2 बंध बना रखे, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये H+ होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है या इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ता है। ऑक्सीजन होता है वो इसको इलेक्ट्रॉन देकर के अपने साथ बंध बना लेता है, अर्थात ये बन जाएगा H3O। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन युग्म इसको प्रदान करके बंध बना रखा है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो H3O+, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस कैसा आया आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, जैसे भाई साहब ये थे H+, इस H+ ने इसके साथ में बंध बना दिया, ठीक है, इसके साथ में बंध बना दिया। अब इस H3O, ये जो H3O+ है, हालांकि ये भी बना था, मैंने इसको मिटा दिया, ऐसा बना दिया। ये H3O+ है, ये H3O+ इसके साथ में रिएक्शन करता है, तो फिर क्या होता है उसको समझिए। ये जो आपका H होता है वो वापस से इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और खुद H+ के फॉर्म में वापस बाहर निकल जाएगा। वो H+ होता है वो अटैक करता है इस ऑक्सीजन पर और इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और आपका जो H2O होगा वो जल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जो अपना H3O है उसमें से H2O, ओके, बाकी एक H होगा वो ऐसा बंध बना रखा है और इसके ऊपर प्लस है। अब भाई साहब ये जो आपका होगा बंध या हाइड्रोजन, इसको वापस से इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये खुद H+ के फॉर्म में बाहर निकल करके इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या बनेगा, RCH NH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, R को नीचे लिख रहा हूँ, NH3 H3N प्लस CH C डबल बॉन्ड O। समझिए बात को ध्यान से, NH3 होता है प्लस, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी R होता है इसको नीचे लिख दिया, नहीं लिखा लिख देते हैं, ओके। बाकी C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ने वाला है, H, तो यहाँ से हो जाएगा OH, ठीक है। कुंवारा कौन बचा, मतलब जो एक चिन्ह बचा वो कौन बचा, प्लस, ठीक है। तो जब अगर हम लोग अम्ल, ये अम्ल है क्योंकि इसमें H+ है, तो H+ होता है वो अम्ल को दर्शाता है, तो अम्ल के साथ में ज़िट्रायन की रिएक्शन करते हैं तो दोस्तों हमको ये उत्पाद मिलता है और साथ में जल का अणु भी बाहर निकलेगा, ये जल का अणु होता है बाहर निकल जाएगा। अगर हम लोग रिएक्शन करवाते OH- से, अब तो इसमें आपको कहने की बात ही नहीं है, क्या है भाई, OH- कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर प्लस है। अब इसमें समझिए आप लोग NH3 होता है, इसमें से NH2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक H को ऐसे लिख देता हूँ। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो आपका H होगा वो इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर के खुद H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बचेगा क्या, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, NH2, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस चिन्ह खत्म हो गया, तो NH2 का बचेगा सिंपल CH C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O। बाकी जो R है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। समझो बात को ध्यान से, जब हमने अम्ल के साथ रिएक्शन करवाई तो प्लस वाला चीज़ बचा, क्षार के साथ रिएक्शन करवाई तो माइनस वाला चीज़ बचा, ठीक है। बाकी जो OH- है ये इस H के साथ में मिल करके बाहर निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, ये अम्ल है तो अम्ल के साथ रिएक्शन करवाई हम लोगों ने, ये क्षार के साथ रिएक्शन करवाई, OH- मतलब क्षार, H+ मतलब अम्ल, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम ज़िट्रायन से करवाते हैं। अगर अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें कुछ नहीं है, H+ होता है वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर तो OH हो जाएगा। और यदि हम क्षार की रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या करेगा, जो NH3 होता है उसमें से H को लेकर के भाग जाएगा, बाकी आपका जो माइनस वाला चीज़ है वो बचा रहेगा, O- बचा रहेगा, ठीक है। आ रही बात समझें। अब दोस्तों इसके रिलेटेड एक बिंदु है समविभव बिंदु, ठीक है, तो इसके बारे में डेफिनेशन लिखता हूँ, तो फिर हम लोग सारी डेफिनेशन को एक साथ पढ़ लेंगे, ओके।
अब दोस्तों आराम से डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, दोनों डेफिनेशन मैंने लिख दी है। देखिए इसके बारे में डेफिनेशन ऊपर लिखी गई है। एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह यानी कि COOH एक प्रोटॉन मतलब H+ दान कर सकता है। जो जीटर आयन कैसे बनता है उसकी बात हो रही है, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझाया था आगे ये कैसे बनता है वो। तो जहाँ पर COOH था उसने क्या किया था, एक H+ बाहर निकाल दिया था, तो वो एक प्रोटॉन क्या करता है, प्रदान करता है, दान करता है। जबकि एमिनो समूह होता है जो कि NH2, वो क्या करता है, उस H+ को ग्रहण करता है और क्या बनाता है, NH3+ बनाता है, ठीक है। एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है जिसके कारण एक द्विध्रुवीय आयन बनता है जिसे जीटर आयन या उभयविष्ट आयन या फिर आंतरिक लवण कहते हैं। तो फिर इस आयन को हम लोग क्या कहते हैं, जीटर आयन कहते हैं, उभयविष्ट आयन कहते हैं, आंतरिक लवण कहते हैं। जीटर आयन के रूप में एमिनो अम्ल उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जीटर आयन के फॉर्म में जो आपका एमिनो एसिड है, अगर हम लोग यहाँ पर H होता है इसको यहाँ पर जोड़ दे, बाकी NH2 को रहने दे, तो ये आपका एक अल्फा एमिनो अम्ल है। वो अगर जीटर आयन बनता है तो वो फिर क्या दर्शाता है, उभयधर्मी गुण को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। तो मैंने आपको समझाया कि यह अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षार से भी अभिक्रिया करता है। डन। अब दोस्तों नेक्स्ट एक टॉपिक है, मतलब छोटा सा, इसके अंदर है समविभव बिंदु क्या होता है। देखिए समविभव बिंदु का मतलब क्या होता है कि किसी विलयन की वह pH, कोई भी विलयन का वह pH जिस पर किसी एमिनो अम्ल पर विद्युत विभव लगाने पर वह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता, अर्थात विद्युत क्षेत्र द्वारा अप्रवाहित रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। इसी का ही आप लोग एग्जाम्पल ले लो। मैंने आपको समझाया कि इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट ये उदासीन है। यदि हम लोग इस पर विद्युत विभव को लगाते हैं तो एमिनो अम्ल है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करेगा, न कि एनोड की ओर न कैथोड की ओर, कहीं नहीं जाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, समविभव बिंदु कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये था। अब हम समझते हैं आगे जो प्रोटीन होते हैं उनकी संरचना और उनके निर्माण कैसा होता है उसको बारे में समझते हैं, सामान्य गुण वगैरह। तो प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। ये थी एमिनो एसिड की, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं प्रोटीन के बारे में, मतलब प्रोटीन की संरचना या फिर हम कह सकते हैं निर्माण। दोस्तों इसमें संरचना कहो या फिर आप लोग इसको निर्माण भी कह सकते हैं। हालांकि प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं, इसका एक बहुलक होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं, जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण होता है तो इसमें बंध कौन सा होता है, कैसे बनता है वो समझते हैं। तो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम कोई दो एमिनो अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान से, NH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, H2N CH2 COOH, ये अपना एक एमिनो अम्ल जिसका नाम है ग्लाइसिन, ठीक है। दूसरा इसके साथ में जोड़ेंगे हम लोग H2N CH COOH, इससे नीचे जुड़ा होगा CH3, ये हो जाएगा दोस्तों एलानिन। तो ये हमारे पास में दो हैं एमिनो अम्ल। इन दो एमिनो अम्ल के मिलाने से या संगठन से क्या बनता है वो हम समझते हैं। देखिए हम लोग समझेंगे, हालांकि इससे बहुत सारे मिलते हैं, ऐसे कैसे बहुत सारे होते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, एमिनो अम्ल समान भी हो सकते हैं, तो मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। बट हम समझते हैं कि इसके अंदर बंध कौन सा बनता है, वो कैसे जुड़ते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक का कोई भी OH हो सकता है, तो इसमें से मैं ले लेता हूँ OH, और दूसरे का H, ये जो H2N लिखा है मैंने, इसको एक H को ऐसे कर देता हूँ, बाकी एक H ऐसे,
ठीक है, अलग अलग, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ से OH और यहाँ से भाई साहब H क्या होंगे आपको पता है, H2 के फॉर्म बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जल का अणु बाहर निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बना, H2N CH2 CO NH CH COOH CH3। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो बंध बना है ना, ये वाला, ये इस बंध का अच्छा सा नाम है और उसका क्या नाम है, पेप्टाइड बंध। तो आपको कभी भी पूछ लिया जाए कि प्रोटीन होते हैं उसमें कौन सा बंध होता है, ठीक है, तो कौन सा बंध होता है, पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध, ग्लाइकोसाइड बंध होता है अलग है, ठीक है, ये है पेप्टाइड बंध। और ये जो बना है इस उत्पाद का, दोनों को नाम मिला देंगे हम लोग, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ग्लाइसिल एलानिन। अब ग्लाइसिल क्यों लिखा, यहाँ पर तो न है, यहाँ पर ल है, तो इसका मतलब होता है कि एक प्रतिस्थापी के रूप में माना जाएगा। ठीक है, हालांकि ये IUPAC नाम वगैरह आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको समझ में आया होगा। ठीक है आप इतना ध्यान रखिए किसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिल एलानिन। शॉर्ट में इसको कहा जाता है GL ग्लाइसिल, Y एलानिन के लिए ALA। ठीक है, ऐसे। तो ये था, आपको समझ में आया कि जिसमें समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। एमिनो अम्ल होते हैं वो, इनमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है और फिर किसका निर्माण होता है, पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है और इस प्रकार से उत्पाद बनता है। अब इसमें बहुत सारे मिलेंगे, या तो 100 से अधिक भी हो सकते हैं, 100 के अंडर में भी हो सकते हैं, मतलब कम भी हो सकते हैं। तो उनको कहा जाता है प्रोटीन। क्या कहा जाता है इनको, प्रोटीन कहा जाता है। बाकी डेफिनेशन पढ़िए, एमिनो अम्ल के एक अणु के COOH ये वाला, दूसरे अणु के NH2, दूसरा अणु का NH2, ठीक है, समूह के मध्य अभिक्रिया होकर जल के अणु निकलने से, तो जल का अणु बाहर निकल गया, बने बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो जो बंध बनता है उसको नाम क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बंध। अब दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ एमिनो अम्ल के, ठीक है, मतलब कुछ नाम नहीं लिख रहा हूँ, एमिनो अम्ल की संख्या लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। फिर जो उत्पाद बनता है इनके नाम, ठीक है, उत्पाद के नाम, और लास्ट में लिख रहा हूँ पेप्टाइड बंध की संख्या। आ रही है बात समझे, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एमिनो अम्ल की संख्या यदि दोस्तों है 2, जो कि आपके सामने ऊपर लिखी बताई गई है, ठीक है, ये एक एमिनो अम्ल, ये एक एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, अगर 2 है, तो फिर जो बना हुआ उत्पाद है इसका क्या नाम होगा, जो बना हुआ उत्पाद है इसका क्या नाम होगा। तो इसका ये नाम नहीं है, ये तो इन दोनों का मिलाने से ये नाम हो जाएगा, बट इसको एक्चुअल में कहा जाता है दोस्तों डाईपेप्टाइड। क्या कहा जाता है, डाईपेप्टाइड कहा जाता है। हर ये बात समझे, तो इनको कहा जाता है डाईपेप्टाइड। अब इनमें पेप्टाइड बंधों की संख्या कितनी है, तो 1। तो इनमें पेप्टाइड बंधों की संख्या कितनी है, 1। आ रही बात समझे। यदि एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, 3, मतलब कि 1, 2 और एक तीसरा आ जाता, तो फिर अगर 3 एमिनो अम्ल की संख्या है तो फिर इसको बोला जाता है दोस्तों ट्राईपेप्टाइड। क्या बोला जाता है इसको, ट्राईपेप्टाइड। और वहाँ पर पेप्टाइड बंधों की संख्या कितनी होगी, 1 तो यहाँ पर बनी, 2 के बीच में 1, तो 3 के बीच में कितनी, 2, तो वहाँ पर हो जाएगी पेप्टाइड बंधों की संख्या 2। यदि दोस्तों 4 हैं तो फिर क्या कहेंगे इसको, टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 एमिनो अम्ल जुड़ गए तो उसको बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड। और उसमें पेप्टाइड बंधों की संख्या कितनी होगी, 1 कम, बोले तो 3। ठीक है, आ रही है बात समझ में।
5 हो तो और 6 हो तो 5 के लिए लिखेंगे पेंटापेप्टाइड और 6 के लिए लिखेंगे हेक्सापेप्टाइड। पेंटापेप्टाइड में पेप्टाइड बंधों की संख्या 4, हेक्सापेप्टाइड मतलब 6 है ना, 6 एमिनो अम्ल हैं तो उसमें से पेप्टाइड बंधों की संख्या 5 आ रही है, बस समझे। तो ये आपके एमिनो अम्ल की संख्या होगी, बाकी इनके बने उत्पाद के नाम और पेप्टाइड बंधों की संख्या। अब आप बोलेगे आगे होगा तो फिर क्या होगा, तो मैं आगे भी बता देता हूँ। यदि दोस्तों 10 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, अगर 10 से अधिक एमिनो अम्ल हैं तो फिर इनका नाम हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। क्या नाम हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। तो ये था, आपने समझा प्रोटीनों की संरचना, मतलब कैसे निर्माण होता है वो, और अगर इसमें जो बनने वाला बंध है वो पेप्टाइड बंध कहलाता है। अगर 2 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं और इसमें बंध की संख्या 1 होगी। अगर 3 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ते हैं तो टेट्रापेप्टाइड, 5 जुड़ते हैं तो पेंटापेप्टाइड, 6 जुड़ते हैं तो हेक्सापेप्टाइड। अब इसमें पेप्टाइड बंधों की संख्या 1 कम होगी, ठीक है, संख्या इसके नाम के आधार पर आप लोग समझ लेना। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी डेफिनेशन है, बाकी मैं लिख देता हूँ, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं प्रोटीन होते हैं इसके सामान्य गुण, साथ में प्रोटीन की डेफिनेशन जो भी हमने एमिनो एसिड से बनाया था इससे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों, वे पॉलीपेप्टाइड जिनमें असंख्य मतलब 100 से अधिक भिन्न भिन्न एमिनो अम्ल होते हैं, जिनका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 10,000 म्यू से अधिक होता है, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है, म्यू से अधिक होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। मतलब इसने सिंपल सी बात बोली की है कि पॉलीपेप्टाइड जो होंगे अलग अलग एमिनो एसिड होते हैं उससे बनते आपका प्रोटीन। तो इसमें जो प्रोटीन का आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 10,000 से अधिक, ठीक है, 10,000 म्यू से अधिक होता है तो फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन। बट ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि इसको ही प्रोटीन बोलेंगे। कुछ प्रोटीन होते हैं जिनके पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं उत्पाद, उसमें से एमिनो अम्ल होते हैं वो 100 से कम भी होते हैं, तो 100 से कम भी होते हैं तो उनको भी क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंसुलिन। और इंसुलिन होता है इसके अंदर 51 एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है, तो इंसुलिन होता है वो 51 एमिनो अम्ल से बना हुआ है जिसको हम प्रोटीन कह सकते हैं। ओके, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट आप इसकी डेफिनेशन को याद रख सकते हो। बाकी हम बात कर लेते हैं प्रोटीनों के सामान्य गुण के बारे में। देखिए एक एक गुण पढ़ते रहिए। प्रोटीन होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगीन होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं, बट इसमें एक क्रिस्टलीय होता है जो कि होता है इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन होता है कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है। इनका गलनांक मतलब प्रोटीनों का गलनांक और क्वथनांक होता है वो अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। जल, अल्कोहल तथा ईथर इत्यादि में क्या होते हैं, वो अविलेय होते हैं, घुलते नहीं है, तो जल में भी नहीं घुलते, अल्कोहल में भी नहीं घुलते और ईथर में भी नहीं घुलते हैं। ये बहुलक होते हैं, आपको ही मैंने बताया था, अल्फा अमीनो अम्ल से बने होते हैं, इसके बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं, प्रोटीन होते हैं वो जिनका आणविक द्रव्यमान होता है वह अधिक होता है, ठीक है, आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, अधिक होता है। यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये जल में कोलाइडी के रूप में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो कोलाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ये उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी तो होता ही है, ठीक है, जिनके समविभव बिंदु निश्चित होता है। तो समविभव बिंदु क्या होता है, मैंने आपको समझाया अभी जस्ट, तो इनका समविभव बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो ये बात होगी प्रोटीन के सामान्य गुण की, बाकी इसकी डेफिनेशन की। अब हम समझते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। इसके 2 प्रकार होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद में जो बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं जो आपका प्रोटीन होता है, इनका वर्गीकरण अगर हम आणविक आकृति के आधार पर किया जाता है तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम हो जाता है रेशेदार या तंतुक प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और सेकेंड का नाम हो जाएगा गोलाकार प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन। अब जो पहला होता है रेशेदार या तंतुक प्रोटीन, इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। देखिए ये जल में अविलेय
जंतु प्रोटीन है। ये कैसा होता है? जल में अविलय, घुलता नहीं है, ऐसा प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? जंतु प्रोटीन, जंतुओं में पाया जाता है, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम द्वारा भी अप्रभावित रहते हैं। जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है उसके द्वारा ये अप्रभावित रहता है। आगे, इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समानांतर होती है। पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है कैसी होती है? समानांतर होती है, जो हाइड्रोजन तथा डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़कर रेशों के समान संरचना बनाती है। जो हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बंध होते हैं उसके द्वारा जुड़ करके रेशों के समान क्या बनाते हैं? संरचना बनाती है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? रेशेदार। ठीक है। उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें उदाहरण आ जाएंगे दोस्तों कीरेटिन, मायोसिन। अब यहाँ पर समझना, कीरेटिन होता है, ये पाया जाता है दोस्तों ऊन के अंदर। ऊन देखा होगा आपने, इनके अंदर रेशे होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। रेशम, रेशम के अंदर पाया जाता है, और बालों के अंदर पाया जाता है, बाल। ठीक है, इनके अंदर पाया जाता है। मायोसिन होता है, ये मांसपेशियों में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। तो ये हो जाएंगे दो तंतुमय, तंतुक या रेशेदार प्रोटीन होते हैं इसके उदाहरण। सेकेंड हो जाएगा गोलाकार प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इसकी अगर बात करें तो ये जल में विलय प्रोटीन है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, इसकी कुंडली बना करके गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, वो कुंडली बना करके गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेती है, इस कारण से इसका नाम है गोलाकार प्रोटीन। इसके उदाहरण हो जाएंगे इंसुलिन, एल्बुमिन, इंसुलिन और एल्बुमिन। ओके, तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। अब इसके अलावा जो प्रोटीन के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस प्रकार से आगे जो संरचना बनती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।